गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। पिछली क्लास तक अपने पास जो लेसन था बेटा कौन सा, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट हो गया था। आज अपन पढ़ते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, मानव श्वसन तंत्र। अब आप सबको पता है बेटा कि प्रकृति के प्रत्येक जीव को अपनी जैविक क्रियाएं संपन्न करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है बेटा? ऊर्जा की प्राप्त आवश्यकता होती है। और जीवों में ऊर्जा की पूर्ति होती है किससे बेटा? कोशिकाओं में पहुंचे हुए खाद्य पदार्थों के ऑक्सीकरण से। अब जीवों में खाद्य पदार्थों के ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्लस CO2 के निर्माण की इस प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं बेटा? श्वसन कहते हैं। श्वसन की पूरी प्रक्रिया जो है, उस श्वसन की पूरी प्रक्रिया को दो पार्ट्स में क्या कर दिया बेटा? डिवाइड कर दिया। एक का नाम रख दिया बाह्य श्वसन और एक का नाम रख दिया बेटा आंतरिक श्वसन। अब श्वसन की पूरी प्रक्रिया को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, या श्वसन को दो भागों में डिवाइड कर दिया बेटा। नंबर फर्स्ट बाह्य श्वसन। अब अपन ने कहा कि खाद्य पदार्थों के ऑक्सीकरण से क्या प्राप्त होगी बेटा? CO2 प्लस से ऊर्जा। ऊर्जा ATP के रूप में, रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचय हो जाती है, जिसका उपयोग जीवों के शरीर में जैविक क्रियाओं को पूरा करने में कहता है। अब अपन ने कहा बाह्य श्वसन का अर्थ क्या है? जीव व जीव के की कोशिकाओं या इसके स्थान पर शब्द क्या लेते सकते हैं बेटा? साथ में काम क्या ले सकते हैं? उत्तक। जीव की कोशिकाओं या उत्तक व बाह्य वातावरण के बीच जो CO2 एंड O2 का क्या होता है बेटा? आदान प्रदान होता है। एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन बॉडी एंड सेल्स या टिश्यूज ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, या क्या कहलाता है बेटा? बाह्य श्वसन कहलाता है। अब खाद्य पदार्थों के ऑक्सीकरण के लिए जीव बाह्य वातावरण से क्या ग्रहण करता है बेटा? O2 ग्रहण करता है। और खाद्य पदार्थों के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप क्या मुक्त होती है? CO2। अब जीव के द्वारा बाह्य वातावरण से O2 का ग्रहण करना और बाहर क्या निकालना बेटा? CO2 को बाहर निकालना क्या कहलाता है? बाह्य श्वसन, या इसको दूसरा शब्द देते हैं बेटा ब्रेथिंग, जिसको हिंदी में कहते हैं श्वास, या एक इंग्लिश में और शब्द देते हैं बेटा ब्रेथिंग के अलावा वेंटिलेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? वेंटिलेशन। तो ब्रीथिंग या वेंटिलेशन बाह्य श्वसन। और बाह्य श्वसन में सिर्फ क्या नोट करना है आपको? जीव की कोशिकाओं और उस जीव के वातावरण के बीच O2 एंड CO2 का क्या होना? एक्सचेंज होना, आदान प्रदान होना, क्या कहलाता है? बाह्य श्वसन या ब्रीथिंग या वेंटिलेशन। जबकि आंतरिक श्वसन किसे कहते हैं बेटा? इसका दूसरा नाम देते हैं, इसे कोशिकीय श्वसन भी कहते हैं। आंतरिक श्वसन या कोशिकीय श्वसन का अर्थ है जीव के द्वारा जो ऑक्सीजन ग्रहण की गई है
उस ऑक्सीजन के द्वारा खाद्य पदार्थों के ऑक्सीकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आंतरिक श्वसन या कोशिकीय श्वसन। इस आंतरिक श्वसन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है बेटा, या कोशिकीय श्वसन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक आपके पास शब्द आया था ऑक्सीश्वसन और दूसरा आया था बेटा अनोक्सीश्वसन। ऑक्सीश्वसन का अर्थ क्या था? आणविक ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले श्वसन को क्या कहते हैं? ऑक्सीश्वसन। और आणविक ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाले श्वसन को क्या कहते हैं? अनोक्सीश्वसन। और ऑक्सीश्वसन में खाद्य पदार्थ या ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है जिससे अधिक मात्रा में ऊर्जा बनती है। अनोक्सीश्वसन में अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है जिसमें कम मात्रा में ऊर्जा बनती है। ये आंतरिक श्वसन की जो क्रियाविधि है वो कितने 4 चरणों में संपन्न होती है बेटा? 4 चरणों में। पहला चरण था अपने पास कौन सा? ग्लाइकोलाइसिस। दूसरा चरण था बेटा डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुविक एसिड। तीसरा चरण था बेटा क्रेब साइकिल्स। और चौथा चरण था एटीएस। ये पूरी प्रोसेस अपन प्लांट फिजियोलॉजी में पूरा डिटेल पूर्वक अध्ययन कर चुके हैं। इस लेसन में अपन को केवल किसके बारे में पढ़ना है बेटा? बाह्य श्वसन। अब बाह्य श्वसन में भी आपके सिलेबस में क्या है बेटा? मानव श्वसन तंत्र। अब मानव श्वसन तंत्र का अर्थ क्या हो गया बेटा? मानव का या मानव शरीर का वह तंत्र जिसकी सहायता से बाह्य श्वसन या ब्रीथिंग की प्रक्रिया जिस तंत्र द्वारा संपन्न होती है उसे क्या कहते हैं? श्वसन तंत्र कहते हैं। या मानव शरीर में जिस तंत्र की सहायता से O2 एंड CO2 का ऊतक या कोशिकाओं व बाह्य वातावरण के बीच आदान प्रदान होता है उस तंत्र को क्या कहते हैं? श्वसन तंत्र कहते हैं। अब मानव श्वसन तंत्र के निर्माण में निम्न अंग भाग लेते हैं। वही बात 2 पॉइंट बनाने हैं बेटा, तंत्र की एनाटॉमी और दूसरा तंत्र की क्रियाविधि। मानव श्वसन तंत्र का निर्माण करने के लिए निम्न अंग भाग लेते हैं। तो सबसे पहले अपन को क्या बनाना बेटा? मानव श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना है।
ये आ गया बेटा आपके पास किसका, मानव श्वसन तंत्र, जिसमें पहला पार्ट आ रहा है बेटा बाह्य नासा छिद्र, फिर आ रहा है बेटा नासा गुहा, फिर आ रहा है गर्सनी, फिर आ रहा है बेटा कंठ, फिर आ रहा है श्वास नली, फिर आ रहा है बेटा फुफ्फुस, फिर आ रहा है फुफ्फुसीय आवरण, फिर आ रहा है बेटा हार्ट, फिर आ रहा है तनुपट, ये हो गया बायां फुफ्फुस, ये हो गया दायां फुफ्फुस, ये अपने पास मानव श्वसन तंत्र आ गया। अब मानव श्वसन तंत्र में पहला अंग आता है बेटा बाह्य नासा छिद्र। तो मानव श्वसन तंत्र दो छिद्रों के द्वारा शरीर से बाहर खुलता है, जिन्हें अपन कहते हैं बेटा बाह्य नासा छिद्र। फिर दूसरा पार्ट आता है बेटा नासा गुहा या नेजल कैविटी। दोनों बाह्य नासा छिद्र पीछे की तरफ एक गुहा में खुलते हैं, जिसे नासा गुहा कहते हैं। इस नासा गुहा के अंदर पहली बात श्लेष्मा झिल्ली से घिरी वर्तुल पेशियां पाई जाती है। नासा गुहा का निर्माण करने के लिए या नासा गुहा के निर्माण में श्लेष्मा झिल्ली से क्या पाई जाती है बेटा, घिरी हुई वर्तुले
अस्थियां पाई जाती है। और साथ में नासा गुहा में क्या पाए थे बेटा? हेर पाए थे। नासा गुहा के अंदर श्लेष्मा झिल्ली से घिरी हुई अस्थियों की उपस्थिति और नासा गुहा में हेर की उपस्थिति के कारण जो नासा मार्ग से या नासा छिद्र से वायु प्रवेश करती है, उस वायु में पाए जाने वाले धूल के जो कण और साथ में क्या है बेटा, वायु में उपस्थित जो जीवाणु है, उस जीवाणु को अंदर जाने से रोकते हैं, अर्थात वायु के साथ कहां, लंग्स में जाने से रोकने का कार्य करते हैं। बाह्य नासा छिद्र जिस गुहा में खुलते हैं उसे अपन नासा गुहा कहते हैं। नासा गुहा के निर्माण में श्लेष्मा झिल्ली से घिरी हुई घुमावदार अस्थियां वह क्या पाते हैं? नासा गुहा में हेर पाते हैं। हेर व घुमावदार अस्थियों की उपस्थिति के कारण और श्लेष्मा झिल्ली ये किसका स्राव करती है बेटा? श्लेष्मा का स्राव करती है के कारण वायु के साथ जो धूल के कण और जीवाणु आते हैं उनको अंदर जाने से रोकते हैं, अर्थात श्लेष्मा झिल्ली और मिश्रस्रावी श्लेष्मा व हेर वायु का क्या करते हैं बेटा? शुद्धिकरण करते हैं। इसके साथ साथ नासा मार्ग घुमावदार होने के कारण जो वायु है उस वायु को शरीर के तापमान के अनुरूप बदला जाता है, अर्थात घुमावदार मार्ग के कारण जो वायु प्रवेश करती है उसका टेम्परेचर भी शरीर के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग क्या हो जाता है? बदल जाता है। अगर बाहर की वायु का टेम्परेचर कम है तब अंदर का घुमावदार में मार्ग में वायु का टेम्परेचर क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। और यदि बाहर की वायु का टेम्परेचर ज़्यादा है तो इस घुमावदार मार्ग में उस वायु के टेम्परेचर को शरीर के टेम्परेचर के अनुरूप बदला जाता है। अब नासा गुहा के निर्माण में भाग लेने वाले जो वर्तुल अस्थियां है या स्पाइरल अस्थियां है उनमें मुख्य रूप से नेजल बोन, प्रोमैक्सिला बोन, मैक्सिला बोन व एथेमोइड बोन भाग लेती है। ये बोन क्या है, कैसे है, आगे वाले लेसन में अपन डिटेल से पढ़ेंगे। नासा गुहा अंदर की तरफ खुलती है बेटा किसमें? आंतरिक नासा छिद्र द्वारा। कहां बेटा? गर्सनी में। कहां खुलती है? गर्सनी। अब ये भाग हो गया गर्सनी। गर्सनी संरचना की दृष्टि से 3 पार्ट्स में क्या होती है बेटा? डिवाइड होती है। पहला पार्ट आता है मुख्य गर्सनी, दूसरा आता है बेटा नासा गर्सनी और तीसरा आता है बेटा अधोगर्सनी, या इसका दूसरा नाम है बेटा कंठ गर्सनी। अब दोनों नासा छिद्र कौन सी गर्सनी में खुलते बेटा? नासा गर्सनी खुलती है। ये नासा गर्सनी कंठ के माध्यम से किस में खुलती है बेटा? समास नली में खुलती है। कंठ एक
त्रिभुजाकार अस्थिर संरचना है। कंठ क्या है बेटा? एक त्रिभुजाकार अस्थिर संरचना है। इसका मतलब इसके निर्माण में क्या भाग लेती है बेटा? सॉरी, उपास्थिल संरचना है, जिसके निर्माण में कितनी उपास्थियां भाग लेती है बेटा? 9 उपास्थियां भाग लेती है। कंठ एक कैसी बेटा? त्रिभुजाकार उपास्थिल संरचना है। इसका मतलब इसके निर्माण में क्या भाग लेती है? उपास्थियां, जिनकी संख्या कितनी होती है? 9 होती है। जिनमें से मुख्य उपास्थियां कौन सी है? जैसे थायराइड उपास्थि। कौन सी उपास्थि बेटा? यहां थायराइड ग्रंथि का नाम नहीं ले रहा हूं, ग्रंथि के पास है, इसलिए उस ग्रंथि उपास्थि क्या कहते हैं? थायराइड उपास्थि। दूसरी मुद्रिकाब्ध उपास्थि, एपिग्लोटिस इत्यादि। अब कंठ के अंदर पाया जाता है बेटा स्वर रज्जु, जिसके कंपन के फलस्वरूप क्या उत्पन्न होती है बेटा? ध्वनि उत्पन्न होती है। अब कंठ का कार्य क्या है? तो पहला कार्य ध्वनि उत्पन्न करना, दूसरा ग्रसनी को किससे जोड़ना बेटा? श्वास नली से जोड़ने का कार्य करता है। फिर अगला पार्ट आता है बेटा कौन सा? श्वास नली। तो इससे पहले कंठ वाले भाग में एक पोर पाया जाता है। इस पोर को अपन कहते हैं घाटी द्वार। इस घाटी द्वार से क्या जुड़ी रहती है बेटा? श्वास नली जुड़ी रहती है, जहां एक पेशीय पल्ला एपिग्लोटिस पाया जाता है, जो घाटी द्वार को बंद करने का कार्य करता है। अब श्वास नली क्या है बेटा? एक 12 सेंटीमीटर लंबी क्या है? नलिका है। कितनी सेंटीमीटर लंबी बेटा? 12 सेंटीमीटर लंबी नलिका है, जो कंठ से शुरू होकर कहां तक पाई जाती है बेटा? लंग्स तक पाई जाती है। अब इस श्वास नली के अंदर सी आकार के उपास्थि के बने हुए क्या पाए जाते बेटा? छल्ले पाए जाते हैं। ये सी प्रकार के छल्ले श्वास नली को पिचकने से क्या करते हैं बेटा? रोकने का कार्य करते हैं। इसके अलावा श्वास नली की भित्ति के निर्माण में श्लेष्मा का स्राव करने वाली पक्षमाभी उपकला पाई जाती है। अब अपन ने कहा कि श्वास नली के अंदर श्लेष्मा का स्राव करने वाली पक्षमाभी उपकला पाई जाती है। उपकला उत्तक पाया जाता है, जिसकी सहायता से पक्षमाभ व श्लेष्मा की सहायता से वायु के साथ जो कण या जीवाणु पहुंचते हैं, उनको ये श्लेष्मा व पक्षमाभ मिलकर फेफड़ों में जाने से क्या करते हैं? रोकते हैं और उसको वापस कहाँ लाते हैं बेटा?
ग्रसनी मिलाते हैं और ग्रसनी से इसको मुख गुहा के द्वारा क्या किया जाता है, बाहर निकाला जाता है। अब श्वास नली अपने अंतिम छोर पर दो शाखाओं में क्या हो जाती है बेटा, विभाजित हो जाती है। प्रत्येक शाखा को अपन कहते हैं श्वसनी। क्या कहते हैं, श्वसनी। प्रत्येक श्वसनी अपनी ओर के किस में प्रवेश कर जाती है, लंग्स में या फेफड़ों में क्या कर जाती है, प्रवेश कर जाती है। फिर इसके पश्चात आ जाते हैं बेटा लंग्स और अंदर के पूरे पार्ट की संरचना अपन अगले क्लास में पढ़ेंगे। थैंक्स।